के लिए चलते हैं आपको सतारा, जहां पर शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा। ही शक्ती वरती करून जी उलटा फलक करणारी शक्ती आहे वर्ग आहे त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या वर्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीने धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य आहे ही अवस्था आपण निर्माण करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि म्हणजे आमच्याकडे आज गुरु पौर्णिमा आहे. त्यामुळं आज समान महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल सर्वांनी लोकांनी घेतला आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची. समाधीसारखे सण महाराष्ट्रामध्ये काही नाही आणि आजचा दिवस गुरु पौर्णिमाचा आहे आणि तुमच्या माझा सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होतं आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण. त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो. तुम्ही याला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनट माझी पवार को उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि विपक्षी एकता को गिराने की कोशिश यहां पर की जा रही है. ऐसे ही उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र बचाने की कोशिश होनी चाहिए. शरद पवार चूंकि आज सतारा के दौरे पर है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उनका ये दौरा देखा जा रहा है और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को घेरा. कहा कि देश में विपक्षी सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है और हमारी कोशिश लोकतंत्र को बचाने की होनी चाहिए. बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाएंगे, ये भी शरद पवार की तरफ से कहा गया. जिस तरीके से जो हालात लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कल से लेकर आज तक बने, इसके बाद शरद पवार का ये दौरा था और इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि समाज में एक डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है. महाराष्ट्र में जातिवादी की राजनीति नहीं चलेगी. तो ऐसी तमाम बातें करते हुए उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया. बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया. कल एनसीपी नेता अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए. उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली. इसके साथ ही उनके 9 विधायक भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए. जिसके बाद सतारा से आप ये देख रहे थे शरद पवार को, जो कि शक्ति प्रदर्शन आज कर रहे हैं. उनके द्वारा कहा गया कि एनसीपी के बारे में कई बातें उन्होंने कही. उनके साथ आपको जानकारी दे दें, अजित पवार के साथ पार्टी के 18 विधायक हैं. भाजपा शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने का अजित पवार का फैसला 2024 से पहले विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शरद पवार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने में, विपक्ष को एकजुट करने में तमाम प्रयास कर रहे हैं. उस बीच जब 53 में से 29 विधायक लेके अजित पवार एनडीए का दामन थाम लेते हैं तो बड़ा झटका एनसीपी को लगता है. हालांकि शरद पवार यहाँ पर कुछ अलग ही कहते हुए नजर आए. जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, यह बड़ी बात अभी शक्ति प्रदर्शन में उनके द्वारा कही गई. जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, ये बात कही गई शरद पवार के द्वारा. तो हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, साफ तौर पर संदेश यहां पर दे दिया गया है. इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के पास में जब पार्टी के उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी
सियासत जो थी वो गर्माती हुई नजर आई। फिलहाल सतारा से आप शरद पवार को सुन रहे थे, जो कि आज शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि एनसीपी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की गई। अजित पवार जिस तरीके से एनडीए में शामिल हो गए हैं और कल में जिस तरीके से बड़ा झटका देते हुए डिप्टी सीएम पद की शपथ भी यहां पर अजित पवार ने ले ली, उसके बाद शरद पवार के ये शब्द काफी मायने रखते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। हालांकि देखिए, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को उनके ही अपने भतीजे यानी कि अजित पवार ने दो फाड़ कर दिया है और अजित पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार को अपना समर्थन दिया और डिप्टी सीएम पद की कुर्सी पर बैठ गए, जैसा कि साक्षी में भी जिक्र कर रही थी। लेकिन पवार परिवार में इस बगावत को लेकर चर्चाएं भी खूब हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये कलह काफी पहले से चल रही थी। साथ ही इस पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि एक तरफ तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार के सामने कई चुनौतियां भी अब आने वाले समय में है। क्योंकि एक तरफ जहां आपको बता दें, बीजेपी पर शरद पवार हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का अंदेशा हमें पहले से था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में एनसीपी समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं। एनसीपी समर्थकों के बीच में फिलहाल आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले शरद पवार को संबोधित करते हुए, और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद लेके एक बार फिर से मैं पार्टी को खड़ा करूंगा, पार्टी को मैं शुरू करूंगा। महाराष्ट्र की जातिवादी राजनीति नहीं है, महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने यहां पर एकता का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हमें नई शुरुआत करनी है। हालांकि शरद पवार बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इस बात की आशंका थी, चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश लगातार हो रही है। लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अब हमें कोशिश करनी होगी और एक बार फिर से पार्टी को मैं खड़ा करूंगा, हमें एकजुटता दिखानी होगी। ऐसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए शरद पवार यहां पर नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। सतारा का ये दौरा है। हालांकि ये दौरा पहले से ही था, लेकिन अब इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप इस दौरे को देख सकते हैं। और उन्होंने यहां से आह्वान किया है कि अब हम सबको एकजुटता दिखानी होगी और एकजुटता दिखाते हुए हमें फिर से पार्टी को खड़ा करना होगा। बड़ों का आशीर्वाद लेकर नई शुरुआत करेंगे, इस बात का भी जिक्र करते हुए यहां पर शरद पवार नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी पर शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें तो 29 जून को सीएम शिंदे दिल्ली के दौरे पर थे और कहा जा रहा है कि 29 जून को ही ये पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी पटकथा को काफी सीक्रेट रखा गया। साथ ही जब 29 जून को सब कुछ ये तय हो गया था, ये माना जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इस बदलाव की खबर बहुत ही चुनिंदा लोगों को थी। बीजेपी और अजित पवार की प्लानिंग इतनी ज्यादा सीक्रेट थी कि किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई, किसी को इसकी भनक नहीं लगी। दिल्ली और मुंबई में रातों रात क्या क्या कुछ सियासी खिचड़ी पक रही थी, इसका अंदाजा शरद पवार को भी शायद नहीं था। हालांकि शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी की इस खेल के कारण कहीं ना कहीं शरद पवार मात खाते हुए यहां नजर आए। एक समय था जब शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, अपने समय में वो राजनीति के किंग माने जाते थे। लेकिन आज बीजेपी के इस निशाने से शरद पवार कहीं ना कहीं मार खाते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, सतारा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला शरद पवार ने बोला है। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि शरद पवार के लिए हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि पॉलिटिक्स में एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर वो हमेशा सामने आए हैं और लगातार जो भी गतिविधियां उनके द्वारा की जाती हैं उनका एक महत्व होता है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों में शरद पवार के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, उसको भी एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। उसके बाद जब उन्होंने अजित पवार को दरकिनार कर साइडलाइन करके प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को जिम्मेदारियां सौंप दी थी, तब भी इसको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं
वहीं अजित पवार ने ये निर्णय लेके एनसीपी को एक बड़ा झटका दे दिया है और साबित कर दिया है कि अजित पवार भी कुछ कर सकते हैं और काबिल है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासी उठापटक इन सारी गतिविधियों के बाद थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अजित पवार के घर पर बागी गुट की बैठक हुई है जिसमें सभी मंत्री शामिल रहे और लगातार एनडीए को जिस तरीके से समर्थन यहाँ पर दिया गया है, बड़ा इसको झटका माना जा रहा है क्योंकि आने वाले साल 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ही, साथ साथ में महाराष्ट्र में भी चुनाव, जिसमें सीधे तौर पर एनसीपी को बड़ा झटका और एनसीपी को खासा नुकसान यहां पर हो सकता है। शरद पवार ने बड़ी बातें यहां पर कही हैं। शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाज में खाई पैदा की जा रही है। आज देश और महाराष्ट्र में कुछ समूह द्वारा जाति और धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा की जा रही है। ये बड़ी बात शरद पवार के द्वारा की गई है। भारी संख्या में लोगों को आप देख सकते हैं जो कि एनसीपी के समर्थक हैं, एनसीपी को समर्थन देने के लिए यहां पर जुटे हैं। तो ये काफी अहम शक्ति प्रदर्शन बीजेपी पर शरद पवार का ये बड़ा हमला, लगातार पल पल की अपडेट कल से ही हम आपको दे रहे हैं। जब से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक होनी शुरू हुई है, बीजेपी पर ये बड़ा हमला किया है। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी, तो महाराष्ट्र के लोगों से यहां पर सीधे तौर पर अपील की गई है कि एकता कहीं ना कहीं दिखानी होगी और बताना होगा एनसीपी के बारे में। हम नई शुरुआत करनी है हमें, ये बात भी शरद पवार के द्वारा कही गई है। चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर एनसीपी के बारे में ये बात कही गई है। शरद पवार के द्वारा बड़ों का आशीर्वाद लेकर नई शुरुआत करेंगे, तो सीधे तौर पर यहां पर एक्सेप्ट किया है चीजों को कहीं ना कहीं और ये कहा है कि एक नई शुरुआत करेंगे, बड़ों के आशीर्वाद के साथ में करेंगे। और बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर बड़ा हमला यहां पर शरद पवार के द्वारा बोला गया है। बिल्कुल, तो देखिए साक्षी, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने के बाद शरद पवार अब एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने संबोधित यहां पर किया। अजित पवार द्वारा पार्टी से बगावत किए जाने के बाद, पार्टी छोड़ने के बाद, शिवसेना का दामन थामने के बाद आपको बताएं शरद पवार अपना दमखम दिखाने के लिए अब उतर चुके हैं, एक्शन मोड में आ चुके हैं और इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। साथ ही आपको बता दें बिगुल फूंकने की पूरी तैयारी शरद पवार की यहां पर हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान बैठकों का दौर भी एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ शरद पवार ने महाराष्ट्र में हुए इस राजनीतिक उलटफेर पर टिप्पणी भी की। और इसी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है और दूसरी तरफ शरद पवार का अब ये एक्शन मोड, जहां उन्होंने सीधे बीजेपी को घेरा। और किसको घेरेंगे? उनकी पार्टी दो फाड़ आज है तो वो बीजेपी की वजह से, और खासकर मास्टरमाइंड अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं। तो घेरने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। पहले इमोशनल कार्ड, शक्ति प्रदर्शन और अब घेरने की बात। देखिए, जितनी ताकत है वो लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से ज्यादा जो पार्टी के एमएलएज हैं, सदस्य हैं, वो उनके पाले में रहें। लेकिन कल से हम लगातार इस पे कवरेज दे रहे हैं और जो बातें, जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस दिखता है शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले में, वो कहीं इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, सतारा की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी उलटफेर और जिसके बाद अभी आप शरद पवार को सुन रहे थे जो कि ये शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बड़ी बातें उनके द्वारा की गई, बड़ा हमला यहां पर बीजेपी के ऊपर बोला गया और सीधे तौर पर जिस तरीके से अजित पवार ने कल जो कुछ भी किया, पार्टी के बाद उन्होंने विधायकों के साथ अपना समर्थन एनडीए को दे दिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी उनके द्वारा ले ली गई। फिलहाल तस्वीरें शरद पवार की महाराष्ट्र से तस्वीरें देख रहे हैं, सतारा की तस्वीरें जहां पर शरद पवार के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया और बड़ी बातें की गई। और लगातार हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र से। आशीष, फिलहाल ये काफी बड़ा कदम और काफी बड़ी सियासी उलटफेर के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि चुनावों का सीजन चल रहा है, विधानसभा चुनाव लगातार चल रहे हैं, आने वाले साल में लोकसभा चुनाव है। सीधे तौर पर विपक्षी एकता को इस मुद्दे के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। कितना नुकसान ओवरऑल एनसीपी को होता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो आशीष से एक बार हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सतारा से, जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया और जमीन कहीं ना कहीं एनसीपी की खिसकती भी नजर आ रही है क्योंकि 53 में से 29 विधायक फिलहाल अजित पवार के साथ में और भारी नुकसान एनसीपी को हुआ है। बतौर डिप्टी सीएम यहां पर शपथ भी अजित पवार के द्वारा ले ली गई है।
और हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी हम जिक्र जिस बात का कर रहे थे कि यहाँ पर शरद पवार इस बात को बोलते हुए नजर आए कि एक बार फिर से हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि एनसीपी का भविष्य क्या होगा? क्या शरद पवार एक बार फिर से कामयाब हो पाएंगे? क्या फिर से पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, उम्र उनकी 84 साल के आसपास की हो गई है और राजनीति के जो आखिरी पड़ाव पर हैं, ये इस पे कोई दो मत नहीं है। और कोशिश हमेशा से शरद पवार की रहेगी कि पार्टी को किसी तरीके से वो खड़ी कर लें वापस उसी ताकत के साथ। आपने देखा होगा कि इसके पहले 2019 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो पानी बरस रहा था और एक रैली में अकेले वो खड़े थे। वो तस्वीर इतनी वायरल हुई थी, उसके बाद से एक तरीके से जान फूंक दी थी उन्होंने एनसीपी में और उसका असर भी दिखाई दिया था। जब जो विधानसभा में सीट मिली उसमें कहीं ना कहीं शरद पवार की ताकत थी। लेकिन इस समय स्थिति अलग है। अब ये इमोशनल कार्ड, ये शक्ति प्रदर्शन, ये बयानबाजी, ये बीजेपी को घेरना, ये कितना काम आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय जो पाला भारी है वो अजीत पवार का है और अजीत पवार के घर पर लगातार समर्थक नेता शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने तस्वीरें भी दिखाई है। ये जो गढ़ है जहां पर अभी शरद पवार है, ये शरद पवार का गढ़ है, इसलिए उतनी ताकत दिख रही है। लेकिन आप बड़े नेताओं को बहुत कम ही लोग को उनके साथ देख पा रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं अजीत पवार तटस्थ है अपनी इस चाल के बाद और उनको मालूम है कि उनके साथ अब सत्ता है और सत्ता के साथ पार्टी के जो विधायक हैं, बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो इस वक्त शरद पवार से ज्यादा अजित पवार का भारी नजर आ रहा है। लेकिन उस बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर हमेशा से शरद पवार रहे हैं और राजनीतिक करियर भी उनका हमेशा से सफल ही रहा है। उस बीच में विपक्षी एकता को साधने के लिए विपक्ष में एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस पार्टी के अंदर ही इस तरीके की कलह हो रही हो, जिसके परिवार में ही इस तरीके की कलह हो रही हो, जो अपनी पार्टी को ही नहीं समेट पा रहा है, वो विपक्षी एकजुटता कैसे एक साथ में विपक्ष को ला सकता है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इन सब की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि विपक्ष की एकता की जो हवा है इन लोग ने गुल कर दी। और इसकी बानगी आपको अजीत पवार के बयान में ही, कल वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, हम थे वहां पर, उसी से पता चल रही थी कि उन्होंने ये साफ कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। यहाँ तक स्वतंत्रता और उसके बाद 1984 के बाद के सरकारों की एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि 1984 के बाद इस देश में खिचड़ी सरकार है, कोई भी ऐसी सरकार ढंग की नहीं आई थी। जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए पिछले 9 साल में, तब तक ऐसी सरकार थी जो देश के विकास की ओर बहुत ज्यादा लेकर नहीं चल रही थी। लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से देश भी आगे जा रहा है। दूसरा, विदेशों में देश का नाम अलग लेवल पे जा रहा है। तो ये समझिए कि जो ये पूरा मूवमेंट है, जो जिस तरीके का एक जो बनाया गया है एजेंडा, वो क्लियर तरीके से वो अजीत पवार से भी बुलवाया जा रहा है, वो शिंदे से भी बुलवाया जा रहा है और सभी से। तो ऊपर जो मास्टरमाइंड्स बैठे हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी और उन्होंने विपक्ष तो आशीष, कुल मिलाकर कहा जाए कि सियासत तो मौके का खेल होता है, जिसने मौका भुना लिया वो बड़ा खिलाड़ी हो गया। तो कुल मिलाकर अजीत पवार यहाँ पर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर कर अब सामने आ गए। खिलाड़ी तो है ही, लेकिन आप ये समझिए कि एम्पायर जो है वो इम्पोर्टेंट है और जिन्होंने रेफरी जो यहाँ पर लोग हैं वो पूरी जो गेम की बिसात उन्होंने रची है, वो इस समय महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा अभी 2024 के चुनावों को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा एक रणनीति साबित करेगा। बिल्कुल आशीष, इस बीच शरद पवार के बयान भी हम लगातार सुन रहे थे। शक्ति प्रदर्शन में उन्होंने काफी सारी अहम बातों का जिक्र किया। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें नई शुरुआत करनी है, लेकिन क्या होगी वो नई शुरुआत? कहां से शुरुआत की जाएगी और किस तरीके से एनसीपी अपने आप को संभालती हुई नजर आएगी आगे? देखिए, आज ही से ये शुरुआत हो गई है। इमोशनल कार्ड और शक्ति प्रदर्शन वाला जो चीजें हैं वो शुरू हो गई है। कल भी उन्होंने कहा था कि ऐसा कई बार हुआ है और हम जनता के बीच में जाएंगे, युवाओं का भरोसा है हमें। कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शरद पवार का जो एक करिश्मा है, जो मास्टरमाइंड और चाणक्य के तौर पे वो जाने जाते हैं और पॉलिटिक्स के मूव्स उन्हें पता है, तो कोशिश यही करेंगे कि जमीनी स्तर पे और मजबूत किया जाए। लेकिन क्या अब क्योंकि 84 साल की उम्र में क्या उतनी एनर्जी और उतनी स्ट्रेंथ के साथ वो चीज कर पाएंगे जो एक मास लीडर अजीत पवार भी हैं और उनके अभी पास वक्त ज्यादा है, तो और ऊपर से सत्ता भी अब उनके साथ है। तो उस हिसाब से क्या लगता है इस कंपैरिजन में
कौन भारी पड़ेगा, चाचा या भतीजा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और गुगली के ऊपर जो 6 पड़ा है उसका क्या कोई जवाब मिलता है। आशीष, एक चीज और यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को पटखनी देने में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं शरद पवार, लेकिन उनको उन्हीं के अंदाज में उन्हीं के भतीजे ने यहाँ पर जवाब दे दिया। और कहीं ना कहीं ये बात भी अभी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम था ये अचानक से तो नहीं हुआ, पहले से पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। अगर बात करें जब सीएम शिंदे दिल्ली के दौरे पर थे 29 जून को, तो क्या मान लिया जाए कि 29 जून को ही ये पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी? देखिए, तो 29 जून नहीं, उसके पहले से चीजें चल रही हैं। हम लगातार भारत 24 के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे थे। बीच में अजीत पवार की एक गुप्त मीटिंग की बात सामने आई थी अमित शाह जी के साथ, उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अनरीचेबल हो जाता है फोन। हालांकि जब भी उनसे पूछो अजीत पवार से, वो बोलते थे ये सब सिर्फ पकी पकाई बातें हैं, कुछ ऐसी कॉन्क्रीट चीजें नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अप्रत्याशित नेता और शरद पवार भी बोल रहे हैं उनको पता था, और इसी वजह से उन्होंने पार्टी सुप्रीमो का अध्यक्ष पद का जो इस्तीफा दिया था एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए कि पार्टी के पूरे लोग वरिष्ठ नेता से लेके कार्यकर्ता उनके अंडर में रहें और एक स्मूथ जो शिफ्टिंग है पावर की वो सुप्रिया सुले को दे दी जाए। लेकिन ये जो दांव है उसके बाद भी अजीत पवार का जो गुस्सा है, जो उनका असंतोष है, वो रुका नहीं। लेकिन आप ये समझिए, ये जो दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अजीत पवार ठीक है खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके पीछे के मास्टरमाइंड्स जो लोग हैं केंद्र में जो बैठे हैं, उनको इसकी कहीं ना कहीं उसका उनको मिलना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने इसके पहले उद्धव ठाकरे के साथ, उनकी पार्टी के साथ, उनके पिताजी की पार्टी थी उन्होंने बनाई थी, उसको किस तरीके से वर्टिकली तोड़ दिया। और उसके बाद अब एनसीपी एक तरीके से वेंजियंस की पॉलिटिक्स है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2 बार ऐसा हुआ उसके साथ कि उसने गच्चा खाया था, तो वो बदले वाली पॉलिटिक्स जरूर इसमें दिखाई दे रही है। और इसका मास्टरमाइंड जो है वो केंद्र से ही होके गया है, और देवेंद्र फडणवीस की भी इसमें तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल आशीष, लगातार महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से उलटफेर हो रहे हैं उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं और कौन सी पार्टी क्या रुख अख्तियार करके आगे की रणनीति क्या कुछ सेट करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार पल पल की अपडेट्स हम महाराष्ट्र से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।